दो अमीर और एक गरीब बहू का एक कमरे का ससुराल। माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने दिनों तक हम सब उस एक कमरे में गुजारा करते रहे और जब हमें अपना कमरा मिलने की बारी आई तो अब आप हमारे साथ ये कर रही हैं। हाँ माँ जी, हम पर तरस खाइए। हम ही जानते हैं कि हमने उस एक कमरे में कैसे गुजारा करा है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब यही मेरा फैसला है। अगर तुम लोगों को नहीं रहना तो तुम अपने मायके जा सकती हो। लेकिन माँ जी, आखिरकार क्यों उर्वशी अपने दोनों बहुओं को उनके ही कमरे में रहने से मना कर रही थी, और ऐसा भी क्या कारण था कि उर्वशी की दोनों बहुओं को काफी समय तक एक कमरे में गुजारा करना पड़ा? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। आलू गोभी मटर की सब्जी भी बन गई, पूरी भी तैयार है, खीर भी बस बनने वाली है और चावल तो मैंने पहले ही बना दिए थे। खाना तो सारा बनकर तैयार हो गया। अब जल्दी से कमरे की साफ सफाई कर देती हूँ। खाना बनाते बनाते ही नीलम घर के सारे कामकाज और कमरे की सफाई करके कमरे में बिस्तर भी लगा देती है, जिसे देख उसकी सास, लगता है बहू तुझे अपनी दोनों देवरानियों के आने की कुछ ज्यादा ही खुशी है। सुबह से देख रही हूँ कि कैसे कामकाज में लगी हुई है। इतने सालों से अपनी देवरानियों का ही तो इंतजार कर रही हूँ और आखिरकार आज मेरी दोनों देवरानियां आने वाली हैं। कितना अच्छा होता ना कि मेरी दोनों देवरानियां इस एक कमरे के घर में ना आकर उस घर में आती। मैं भी यही चाहती थी बहू, लेकिन तू तो जानती है कि इन बीते कुछ समय में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। कोई बात नहीं माँ जी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। बुरा और अच्छा वक्त वो दोनों देकर देखता है हमें। अरे मैं तो नींबू पानी बनाना ही भूल गई, जल्दी से बना देती हूँ। शाम होते ही नीलम के दोनों देवर मयंक और राजेश अपनी अपनी पत्नियां राखी और सुमन के साथ शादी के जोड़े में घर आते हैं। नीलम और उर्वशी बड़े प्यार से राखी और सुमन का गृह प्रवेश करती है। ओ गॉड, यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, मेरा तो दम घुट रहा है। क्या आप लोगों के घर में एसी नहीं है? अच्छा हुआ कि मैं आते हुए दहेज में कूलर ले आई थी, वरना मैं तो यहाँ गर्मी से ही मर जाती। तो मैं कौन सा खाली हाथ आई हूँ? तुम तो कूलर लेकर आई हो, लेकिन मैं तो एसी लेकर आई हूँ। मयंक जल्दी से एसी लगवा दो ना, बहुत गर्मी है। राखी सुमन, एसी कूलर तो बाद में भी लगता रहेगा, तुम लोग अंदर आकर बैठो तो सही। दोनों अमीर घराने से आई बहुएं राखी और सुमन मुंह बनाकर अंदर आकर बैठ जाती हैं। वहीं नीलम उनके लिए गिलासों में नींबू पानी डालकर लाती है, जिसे देख, ये क्या है? नींबू पानी है, पता है मैं बहुत बढ़िया नींबू पानी बनाती हूँ। इसे पी लो, फिर देखना कितना ठंडा ठंडा महसूस होगा। हमने कभी भी ये गरीबों वाली समर ड्रिंक नहीं पी है। आप लोग हमारे लिए कॉकटेल मॉकटेल या कोल्ड ड्रिंक नहीं ला सकते थे? राजेश, लगता है तुमने हमारे टेस्ट के बारे में अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया। कोई बात नहीं बहू, अब तो तुमने ही बता दिया है। नीलम बहू, तुम ये नींबू पानी ले जाओ, मैं बगल वाली परचून की दुकान से बहुओं के लिए पेप्सी ले आता हूँ। सुधीर पेप्सी लेकर आता है, जिसे पीकर सुमन और राखी को थोड़ी गर्मी से राहत मिलती है और ऐसे ही रात हो जाती है और अब सोने का वक्त हो जाता है। सोने का वक्त हो गया है। नीलम, हमें कमरे में ले जाओ। नीलम बहू, मैं और तुम्हारे ससुर जी तो बाहर आंगन में सो जाएंगे। तुम अपना भी बिस्तर लगा लो और सो जाओ, काफी रात हो गई है। तुम तीनों को अब एक ही साथ रहना है इस कमरे में। क्या कहा आपने? इस एक कमरे में? आपके कहने का क्या मतलब है कि हम तीनों इस एक कमरे में सोएंगे? हाँ बहू, वो क्या है ना, हमारा एक ही कमरे का घर है। जब तुम लोग नहीं थे तो हम भी पहले अंदर ही सोया करते थे, लेकिन अब तुम हो तो हम लोग बाहर आंगन में सो जाया करेंगे। तुम तीनों यहाँ आराम से सोना। ये सब क्या है मयंक? तुम्हारी माँ क्या कह रही है? राखी, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इस बारे में बताया नहीं। हम सब इस कमरे में ही रहते हैं। तुम लोगों ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। हम इस गर्मी में एक कमरे में कैसे गुजारा कर सकते हैं? सुमन, राखी, तुम लोग क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? हम भी तो इस एक कमरे में ही गुजारा कर रहे हैं ना, और ये तो बस सिर्फ कुछ वक्त की बात है। कुछ वक्त की बात नहीं है, जिंदगी भर हमें इस एक कमरे में गुजारा करना होगा। तुम तो ठहरी गरीब घर से, तुम्हें आदत होगी इस तरह से रहने की, लेकिन हमें नहीं है। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है, शांत हो जाओ। राखी सुमन कुछ नहीं कर सकती थी और दोनों मुंह फुलाकर उस कमरे में ही सो जाती हैं। अगले दिन होते ही दोनों अमीर बहुएं अपनी अपनी तरफ एसी और कूलर लगवा देती हैं और पूरा दिन बस कूलर एसी की ठंडी हवा में बैठकर उस कमरे में आराम करती हैं। शुरुआत में तो नीलम उनसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अब जब एक महीना गुजर जाता है। राखी, सुमन, तुम दोनों की शादी को महीना भर होने को आया है। अब मेरे ख्याल से तुम्हें घर की जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। राखी, तुम खाना बनाने में मेरी मदद करना, और सुमन तुम भी। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी खाना बनाने में? मैं अपने घर में तो आज तक खाना नहीं बनाई हूँ, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ खाना बनाऊंगी इस एक कमरे में? मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ ना, वही शुक्र बनाओ। सुमन, तुम तो मेरे घर के कामों में मदद करवा सकती हो ना? क्यों नहीं, मैं कचरा फैला दूंगी तो तुम झाड़ू लगा देना, मैं कपड़े गंदे करूंगी तुम धोकर दे देना, और जो मेरे जूठे बर्तन होंगे उसे साफ कर देना। देखा मैंने कितनी तुम्हारी मदद की।
राखी और सुमन दोनों हंसने लगते हैं और बेचारी नीलम चुपचाप से घर के कामों में लग जाती है। गरीब होने से नीलम कभी भी राखी सुमन से कुछ नहीं कहती थी, तो वहीं राखी और सुमन हमेशा नीलम को अपनी अमीरी का ताना देती रहती थी। देखा सुमन कैसे हमारी गरीब जेठानी घर के कामों में लगी हुई है। वैसे सही कहा है किसी ने कि इंसान की किस्मत उसकी हैसियत के हिसाब से ही होती है। राखी सुमन बहू, कभी खुद भी नीलम बहू की मदद करवा दिया करो। हमेशा तो तुम एसी कूलर के सामने आराम करती हो, ये घर की बहू को शोभा नहीं देता। वैसे माँ जी, इस घर की बहू आप भी तो हैं, आप भी अपनी बहू के साथ काम करवा दिया करें। अगर आपको इतनी ही हमदर्दी होती है तो इस एक कमरे के घर में हम रह रहे हैं ना, तो एहसान मानिए हमारा। सभी घर वाले सुमन और राखी की बदतमीजी बस सहे जा रहे थे। सुमन राखी अगर कभी गर्मी में बाहर से खुद के लिए जूस आइसक्रीम लेकर आती और अगर घर के कुछ सदस्यों से खा पी लेता तो दोनों घर में कलेश करने से बाज नहीं आती। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि बहू ये जूस तुम अपने लिए लेकर आई हो। बाहर से आया था तो काफी गर्मी हो रही थी, इसलिए थोड़ा पी लिया। बहू के लिए अलग कमरा बनवाने की तो हैसियत नहीं है, लेकिन बहू की चीजों पर नजर बड़े रखते हो। राखी, कम से कम बड़ों की तो इज्जत करो। क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया? खबरदार जो मेरे घर वालों पर उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? दोनों अमीर बहुएं तो अपने एक कमरे के हिस्से में एसी कूलर की ठंडी हवा में रहती, लेकिन वहीं गरीब बहू और बाकी घर वालों का गर्मी से बुरा हाल होता। नीलम अब गर्मी से बचने के लिए छोटे मोटे जुगाड़ करने लगती है। कभी गीले बोरे जमीन पर बिछा देती जिससे सोने में सबको आराम मिलता, तो कभी गोबर और गीली मिट्टी से घर की जमीन पर लिपाई करती, जिसे देख अरे देखो देखो गरीब क्या कर रही है, बेचारी कूलर और एसी खरीदने की तो हैसियत नहीं, इसीलिए गोबर की लिपाई कर रही है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। दोनों भाई आज घर में मिठाई लेकर आते हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब हमें इस एक कमरे में घर में नहीं रहना पड़ेगा। हमने एक बड़ा सा घर ले लिया है। सच में? अब हम इस एक कमरे के घर में नहीं रहेंगे? मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। हम लोग कब जाएंगे इस घर में? एक हफ्ते के अंदर ही पूरा परिवार उस एक कमरे से निकलकर 4 कमरे वाले एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाता है। दोनों अमीर बहुएं पूरा घर घूमते हुए सबसे बड़े 2 कमरे देखती हैं और उनमें अपना सामान रख देती हैं, जिसे देख उर्वशी उन्हें उस कमरे से बाहर निकालकर उसमें रहने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन माँ जी, हम रह क्यों नहीं सकते? कोई कारण तो होगा। 1-2 कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं। उस एक कमरे के घर में तो तुम लोग एक कोने में एसी कूलर के सामने पड़ी रहती थी, तो अब क्या हुआ? यहाँ पर भी तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। उस छोटे से कमरे में बस पूरा दिन एसी कूलर के सामने पड़े रहना। मेरी गरीब बहू ने बहुत सह लिया, लेकिन अब और नहीं। तुम लोगों ने कभी हमारी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। हमारी गलती की वजह से बिजनेस लॉस के चक्कर में हमें घर भेजना पड़ा, और जिन भाभी को तुम हमेशा गरीबी का ताना देती थी ना, उन्हीं भाभी के पति ने अपनी सूझबूझ से दोबारा हमारे बिजनेस को एस्टेब्लिश किया और हम इस घर में आ सके। ये घर बड़े भैया भाभी की ही देन है। मुझे शुरू से ही छोटे कमरे में रहने की आदत है। आप राखी और सुमन को दे दीजिए बड़ा कमरा और इस बात को यहीं खत्म करिए। भले ही तुम लोग पैसों में अमीर हो, लेकिन दिल से भिखारी से भी गरीब हो। सारी सच्चाई जानकर राखी सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दीजिए, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पैसों के घमंड में आकर हमने कभी पूरी बात जानने की कोशिश नहीं की। हमें नहीं चाहिए ये बड़ा कमरा भाभी, आप इस कमरे में आराम से रहिए, हम छोटे कमरे में भी रह लेंगे। बस हमें माफ कर दीजिए। सुमन राखी घर में सबसे माफी मांगती हैं और अब सभी उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब तीनों ही बहुएं अपने मनपसंद कमरे में रहती हैं। तो वहीं राखी और सुमन अब अच्छी बहू की तरह नीलम का घर के सारे कामकाज में मदद करवाती हैं और एक सर्वगुण संपन्न बहू होने के सारे फर्ज भी निभाती। 2 दोस्त रात के अंधेरे में नदी किनारे बैठकर बातें करती हुई और नदी के दूसरी तरफ लाइट जलती हुई। आरती नदी के उस पार सब अमीर लोग रहते हैं, वहाँ हर तरफ लाइट और रोशनी है। काश कि हमारी शादी भी नदी के उस तरफ हो जाती तो हम भी अमीर लोगों की तरह नदी के किनारे घूम पाते, ना कि नदी के पानी से घर के काम करते, वो भी अंधेरे में। पता नहीं हमारे यहाँ कब लाइट आएगी। सही कहा तूने, यहाँ तो कुछ नहीं है, चारों तरफ तो बस अंधेरा है। इतना बोलकर दोनों दोस्त अपने अपने घर आ जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और दोनों दोस्त की शादी हो जाती है। जहां शीतल की शादी नदी के दूसरी तरफ होती है, तो वहीं आरती की शादी नदी के इस पार होती है। मेरा अमीर ससुराल कितना अमीर है, यहाँ कितनी सारी लाइट है। घर के बाहर भी लाइट की लड़ियां हैं और लाल नीली रंग की लाइट भी। घर में कितनी सारी लाइट जल रही है, लग रहा है जैसे किसी दुकान में आ गई हूँ। बहू, अपने दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। काजल, अपनी भाभी को उसके कमरे तक छोड़ देना और एसी भी चला देना।
कुछ ही देर में शीतल का गृह प्रवेश होता है और शीतल अपने कमरे में जाती है, जहां ठंडी ठंडी एसी की हवा खाकर उसे काफी अच्छा लगता है। बिजली होने का कितना फायदा है, कितनी ठंडी हवा लग रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। ये हवा खिड़की भी बंद है, एक काम करती हूँ खिड़की खोल कर देखती हूँ। शीतल को समझ नहीं आता एसी क्या है और एसी की हवा कहाँ से आ रही है, इसलिए वो खिड़की खोलती है। खिड़की के बाहर उसे नदी का नजारा दिखता है। नदी के चारों तरफ भी लाइट जल रही होती है और कुछ लोग वहां बैठे होते हैं तो कुछ टहल रहे होते हैं। और तभी वहां निखिल आता है। अरे एसी चल रहा है, खिड़की बंद कर दो, और रात काफी हो गई है, तुम कहो तो मैं लाइट बंद कर दूं? माफ करना, हमारे गांव में बिजली नहीं थी ना, इसलिए मुझे नहीं पता। अभी मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। जहां एक तरफ नदी के दूसरी तरफ शीतल अपने अमीर ससुराल में आकर खुश थी, तो वहीं आरती अपने गरीब ससुराल जाकर अब भी उदास थी। करिश्मा बेटा, दिए का तेल खत्म हो गया है, उनमें तेल भर दे ताकि वो सारी रात जल सके। इतना बोलकर शांति अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और कुछ देर बाद करिश्मा एक हाथ में बाल्टी और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर नदी पर जाती है और वहां से एक बाल्टी पानी भरकर लाती है। माँ, मैं पानी लेकर आ गई हूँ, पर बर्तन सुबह धोऊंगी, बहुत थक चुकी हूँ मैं। अच्छा ठीक है बहू, तुम थक गई होगी, एक काम करो, सारे दिए बंद करके सो जाओ। इतना बोलकर शांति भी अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां गुजरते समय के साथ आरती अपनी गरीब ससुराल वालों के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं अमीर शीतल अपने ससुराल में बिजली पर चलने वाली चीज चलानी सीख रही होती है। भाभी से ग्राइंडर कहते हैं, बस तार लगाओ, स्विच ऑन करो और मिक्सी चालू। और ये डब्बे जैसा क्या है काजल? ओ शीतल, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। ये डिब्बे जैसा दिखने वाला भी एक मशीन है जो बिजली पर ही चलता है और इसे हम लोग माइक्रोवेव कहते हैं। भाभी, आपके गांव में बिजली नहीं थी इसलिए आपको कुछ नहीं पता, पर फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं आपको सब सिखा दूंगी। इतना बोलकर काजल एक एक करके अपनी भाभी को घर में रखी सारी चीजें दिखाने और चलाने लगती है, साथ ही सिखाती भी है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन टंकी का पानी खत्म हो जाता है। माँ जी, इस नलके से तो पानी ही नहीं आ रहा, अभी एक बाल्टी नदी से पानी लेकर आती हूँ, नदी घर से ज्यादा दूर नहीं है। बहू, तुझे पानी लेने के लिए नदी नहीं जाना, तेरे मायके में लोग नदी पर काम करते थे, तेरा ससुराल बहुत अमीर है जहाँ हर चीज बिजली पर चलती है। बस स्विच ऑन करो, मोटर चालू और टंकी अपने आप भर जाएगी, और इसे नलका नहीं टोटी कहते हैं। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, नदी के किनारे ही मेरा घर है, पर नदी से कोई काम ही नहीं है। एक काम करती हूँ, आरती को फोन करके पूछती हूँ वो बेचारी अपने ससुराल में कैसी है, आखिर मैं उसे भी तो दिखाऊं कि बिजली होने के कितने फायदे हैं। अमीर ससुराल में आकर शीतल बदल चुकी थी, अब उसमें घमंड आने लगता है। कुछ ही देर में शीतल आरती को फोन करती है और उसी वक्त आरती अपनी नंद के साथ नदी किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। भाभी, लगता है आपका फोन बज रहा है। हाँ, मेरी दोस्त का फोन है। कैसी है शीतल? मैं तुझे ही याद कर रही थी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू कैसी है? तेरे ससुराल में तो लाइट भी नहीं है, तुझे तो पहले की तरह अंधेरे में सारा काम करना पड़ता होगा ना। तुझे पता है मेरे ससुराल में तो बिजली है, हर वक्त यहाँ लाइट रहती है, पूरा घर लाइट से चमकता है और यहाँ हर एक चीज बिजली पर चलती है। मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे सब कुछ चलाना सिखा दिया, अब तो मैं शहरी लोगों की तरह एक्सपर्ट हो गई हूँ। ये तो अच्छी बात है, तेरा सपना पूरा हुआ। पर तुझे पता है बहुत जल्द हमारे इधर भी बिजली आ जाएगी, फिर मैं तुझे फोन करके पूछा करूंगी बिजली पर लाइट कैसे जलती है, पंखा कैसे चलता है, टीवी कैसे चलता है, तो तू मुझे बताना। हाँ, अगर तेरे घर ये सारी फैसिलिटीज हो पाए तो देखूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि तुम गरीब हम अमीरों की कभी बराबरी भी कर सकती हो। यहाँ बिजली आ जाए और तुम एक मोटर लगवा लो ताकि नदी से पानी ना लेना पड़े, वही बड़ी बात होगी। पर तू चिंता मत कर, मैं तेरी दोस्त हूँ, कर दूंगी तेरी मदद। कुछ ही दिनों में शीतल के रंग ढंग बदल जाते हैं और बदली हुई शीतल को देख आरती बड़ी हैरान होती है और वो फोन रख देती है। कुछ देर बाद अपनी नंद के साथ कपड़े धोकर बाल्टी में पानी लेकर वो घर आती है और शाम होते ही लालटेन जलाती है, पर तेल कम होने की वजह से लालटेन बंद हो जाती है, जिसके बाद वो टॉर्च जलाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मिट्टी का तेल खत्म हो गया है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? बहू, घर में 2 मोमबत्ती रखी हैं, तू उसे जलाकर खाना बना ले और हम सब रात में टॉर्च जलाकर खाना खा लेंगे। कल मैं देखती हूँ कहीं से मिट्टी का तेल का इंतजाम करके आती हूँ। अपनी सास के कहने पर आरती 2 मोमबत्ती जलाकर अंधेरे में खाना बनाती है और पूरा परिवार रात में अपने एक हाथ में टॉर्च जलाकर दूसरे हाथ से खाना खाता है। क्योंकि काफी अंधेरा होता है इसलिए कई बार खाना बनाते हुए मिट्टी खाने में गिर जाती थी और ऐसा ही आज भी होता है। आरती, क्या करती हो? आज भी चावल में कंकड़ है, मेरे मुंह में चला गया। बेटा, तू बहू को क्यों कुछ बोलता है? बेचारी अंधेरे में खाना बनाती है, इसमें उसकी क्या गलती? माँ, अंधेरे में खाना बनाना ही क्यों? क्या मैं ठंडा खाना नहीं खाता? तुम सूरज डूबने से पहले खाना बना दिया करो, मैं ठंडा ही खा लूंगा।
क्योंकि आरती के वहां बिजली नहीं थी, इसलिए उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और समय गुजरता है तो वहीं एक दिन शीतल का पूरा परिवार उसे नदी किनारे ले जाता है, जहां वो लोग नाव पर बैठते हैं। शीतल, मैंने तुम्हें बताया था ना, नाव में बैठकर कैसे पैरों से पैडल मारना है ताकि हमारी नाव चले। चलो शुरू हो जाओ अब। शीतल अक्सर इसी तरह शाम के वक्त अपने पति के साथ नदी किनारे जाती, तो कभी वो नदी किनारे बैठती, तो कभी बोटिंग करती। समय यूं ही बीतता है और अब उसे अपने घर वालों से डांट सुनने को मिलनी शुरू हो जाती है। आज मैं बहुत थका हूं, कितनी गर्मी लग रही है शीतल, जल्दी से एसी ऑन कर दो। मैं सुबह से कमरे का एसी चला रही हूँ, पर लगता है रिमोट खराब हो गया, आप सेल ले आओ। कैसी गवार बीवी मेरे पल्ले पड़ गई है। मैंने तुम्हें बताया था ना, एसी एमसीबी से चलाई जाती है। एमसीबी तो चालू करो पहले। यार तुम रहने ही दो, मैं खुद कर लूंगा। निखिल काफी तेज शीतल पर चिल्लाता है। बेचारी शीतल डर जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन माँ जी को बहुत तेज भूख लग रही है। इस खाने को क्या दूसरे बर्तन में पलटूं? स्टील के बर्तन को ही माइक्रोवेव में डाल देती हूँ। शीतल को माइक्रोवेव तो चलाना आता था, पर उसकी नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो स्टील का बर्तन माइक्रोवेव में रख देती है और पावरफुल कर देती है, जिस वजह से कुछ ही देर में माइक्रोवेव फट जाता है। हे भगवान, कैसी बहू उठाकर ले आई हूँ मैं। इसने अपने मायके में तो कभी बिजली का मुंह देखा नहीं और ये हमें भी अंधेरे में रखना चाहती है। अरे बेवकूफ, कितनी बार तुझे सिखाया कि बिजली पर कैसे मशीनों को चलाया जाता है। घर वालों की डांट खाकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो खाली समय में नदी किनारे बैठ अपनी दोस्त को याद करती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द आरती के गांव में भी लाइट आ जाती है और वो लोग भी अपने घर में एक पंखा और 2 लाइट लगाते हैं। भाभी, हमारे घर पर भी लाइट आ गई है आज रात को। तुम ना तो अंधेरे में खाना बनाओगी और ना ही हम सब अंधेरे में खाना खाएंगे, क्योंकि अब लाइट आ गई है तो बहुत जल्द हम समरसेबल भी लगवा लेंगे। फिर बिजली पर पानी हमारे घर, हमें नदी भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ करिश्मा, और देखो घर में लाइट जल गई, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी रोशनी है। मैं अभी अपनी दोस्त को फोन करती हूँ और उससे पूछती हूँ समरसेबल लगने पर कैसे चालू करना होता है पानी भरने के लिए, और क्या क्या चीज बिजली पर चलती है, ताकि मैं सारे सामान खरीद कर ला सकूं। उनके मोहल्ले में बिजली आने की सबसे ज्यादा खुशी आरती को होती है। अब वो भी अपनी दोस्त को दिखाने के लिए उसे फोन करती है और सारी बात बताती है। शीतल, तुझे पता है हमारे गांव में भी बिजली आ गई है। हमने तो एक पंखा और लाइट भी लगा ली है, बहुत जल्द समरसेबल भी लगाएंगे। तू बता रही थी ना मोटर चलाकर पानी भरा जाता है, और भी बहुत कुछ बता रही थी। मुझे तेरी मदद की जरूरत होगी तो तू मेरी मदद कर देना। तो तू मेरी मदद करेगी ना? आरती, तू मुझसे ज्यादा तेज है। तुम्हारे घर में किसी को नहीं पता बिजली पर लाइट, पंखा, समरसेबल कैसे चलाया जाता है, पर यहाँ सबको पता है, बस मुझे छोड़कर। सबने मुझे सिखाया, पर फिर भी मेरी मोटी बुद्धि में कुछ नहीं घुसा। मैं तुझे क्या ही सिखाऊं जब मुझे खुद को कुछ नहीं आता। काश कि मैं भी तेरी तरह नदी के उस पार रहती और अंधेरे में काम करती, तो शायद मुझे यहाँ अपने ससुराल वालों की खरी खोटी नहीं सुननी पड़ती। मुझे उस दिन के लिए माफ कर दे। मैंने तेरे सामने कितना शो ऑफ किया, पर कहते हैं ना, भगवान सब देखता है। उन्होंने मुझे एहसास दिला दिया कि ज्यादा घमंड अच्छी बात नहीं। उस दिन शीतल का सारा घमंड टूट जाता है और बिजली आने की वजह से अब बार बार आरती को नदी से पानी नहीं लेना पड़ता है।